हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत 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 अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ऑब्जेक्टिव्स लगा रहे होगे आप लोग, टॉपिक जितने कवर होते जा रहे हैं उससे, और दूसरी चीज नोट्स बनाने के साथ साथ रिवाइज कर रहे होगे कि जितना जितना जैसे 10-12 लेक्चर पावर सिस्टम के हो गए, 10-12 लेक्चर बेसिक के हो गए, आप रिवाइज कर रहे होगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ने में तो और थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है रिवीजन, क्योंकि सामने के कंपैरेटिवली ऑनलाइन में चीज़ें रिटेन रखना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, मतलब याद रखना चीज़ों को कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो होपफुली रिवीजन भी चल रहा होगा। खाली आप इस बात पर ना क्या कहते हैं देखिएगा कि मेरे इतने लेक्चर्स कवर हो गए, बात खत्म हो गई, नहीं, बिना रिवीजन के मान के चलिए कुछ नहीं हो रहा है ना। तो और दूसरी चीज ये ऑब्जेक्टिव आप लगा रहे होगे ना, ठीक है। चलिए, अब मैंने अभी तक पिछले लेक्चरों में क्या क्या करवा दिया। मैंने पिछले लेक्चरों में इन द प्रीवियस लेक्चर्स पावर सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे जनरेशन के पावर प्लांट देख लिए। थर्मल, हाइड्रो, थर्मल कवर कर लिया, हाइड्रो कवर कर लिया, और हम लोगों ने कवर कर लिया ये आपका न्यूक्लियर भी कवर कर दिया ना, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर जो हम करने जा रहे हैं अब वो हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर इन तीनों पावर प्लांट के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। जो इस लेक्चर में करेंगे, प्रेजेंट लेक्चर में करेंगे, वो देखेंगे हम थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर के थोड़े से कंपैरिजन करेंगे। इन तीनों में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इनके कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उसके बेस्ड हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कुछ बातें करेंगे हाइड्रो और न्यूक्लियर वगैरह की। और उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट भी करेंगे इस लेक्चर में। देखो ये आपके लिए नया है, इस लेक्चर में गैस टरबाइन करेंगे हम लोग, और हम लोग करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट हो गया, और विंड पावर प्लांट हो गया, और हो गया सोलर पावर प्लांट। अब देखिए इस पावर प्लांट को हमने उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिकॉज मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ। TG2 के लिए तो खास ये लेक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं, फॉर द TG2 स्टूडेंट्स ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इतना ही करना है, मतलब जनरेशन का जो मैंने पिछले लेक्चर कहा दिए, ये TG2 के लिए खास इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे साफ कहूँगा कि अगर आप नहीं भी देख रहे हो इस लेक्चर को तो भी कोई बात नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये कंपैरिजन अगर आप देखना चाहो TG2 वालों के लिए, मैं ये कहूँगा कि वो ये तक तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है खास, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे 20 MCQs में आपको करवाऊंगा जनरेशन के ऊपर। 20 MCQ में आपको करवाऊंगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट से हैं। फिर हम लोग इसको करने के बाद में ये जनरेशन पॉइंट को और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, मतलब ये तो अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं अपना कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, TG2 के लिए ठीक है उतना नहीं है, बट आ चुके हैं TG2 वाले। एटलीस्ट इस कंपैरिजन को देख के ऑफ कर सकते हैं, लेक्चर इतना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर का कहानी जो शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ चार्ट बनाया है, मैंने मतलब ये एक डेटा यहाँ पर मैंने तैयार रखा है। इसमें आप एक बात समझिए, यहाँ पर मैंने हाइड्रो पावर प्लांट की लाइन ले रखी है, या थर्मल की या न्यूक्लियर की। देखो इसमें हो सकता है आपको हौश पौश हो, वो एक अलग बात है। तो हो सकता है कि आपको शायद उतना कि नहीं सर ये थोड़ा सा आगे पीछे ना हो जाए, तो मैं जो जो बोल रहा हूँ वो तो सुन पा रहे होगे ना आप, वो तो सुन ही रहे होगे।
तो उस हिसाब से आप लोग लिखते चलिएगा, तो फिर वो कन्फ्यूजन का मैटर ही नहीं है कि अरे सर ये समझ नहीं आ रहा, आगे पीछे होना हो जाए, तो ये सब ना मत करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो बोल रहा हूँ तो साथ के साथ आप लिख लेना, तो बात खत्म हो जाएगी वहाँ से। कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना किसी एक दूसरे के में, ठीक है ना, ये गलती मत कर देना। चलिए, तो देखिए मैंने इस लाइन में लिखा है पैरामीटर्स, मापदंड, जिनके बारे में मैंने बात करनी है, पेपर में आ चुके हैं। यूँ तो देखो बहुत सारे मापदंड होते हैं, बट हमने ना बात ना उतनी की करनी है जितने की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी पढ़ाई हमारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के इर्द गिर्द रहेगी, ना हमको जाके हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, ना थर्मल पावर प्लांट बनाने जाना है, ना न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्कुल बनाने जाना है। हाँ, जब हमारी जॉब लग जाएगी, कंपनी हमें खुद ट्रेन करेगी, तब हम बनाएंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। अभी तक आपको पेपर क्रैक करने तक कंपनी ये चाहती है कि जो पेपर में पूछा जाए उतना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये चीज जान लीजिए। तो क्योंकि अभी बात आ रही है कि पहले पेपर क्रैक करने की, अब आप एक चीज समझिए। मैं यहाँ पहला पैरामीटर शुरू करता हूँ, कैपिटल कॉस्ट, मतलब कितनी लागत लगती है। तो सबसे ज्यादा देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा अगर लागत लगती है बनाने के लिए, तो कैपिटल की जो कॉस्ट आती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाईएस्ट है, हाइड्रो में दूसरे नंबर पर है, थर्मल पे तीसरे नंबर पे है। मैंने यहाँ पे चीप या फिर कॉस्टली इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चीप तो ऐसे तो कुछ भी चीप नहीं है इनमें से, है ना। बात आ रही है कंपैरेटिवली लागत सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा लागत लगती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में, और फिर लगती है हाइड्रो को, और फिर लगती है थर्मल को। इस बात को समझना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट क्यों लगती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो रेडियो एक्टिविटी से बचाने के लिए उस पावर प्लांट में बनाया जाता है। देखो मैंने आपको सबको एक बात कही थी, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर प्लांट देखना आप, मैंने तब भी आपको समझाया था, एक सेकंड, मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में तब भी ये चीज़ बताई थी आप लोगों को कि यार न्यूक्लियर और हाइड्रो, वो सॉरी हाइड्रो कह रहा हूँ, ये सॉरी थर्मल और थर्मल और इसमें न्यूक्लियर में एक बात बताई थी कि हीट एनर्जी के बाद दोनों पावर प्लांट सेम है। एक बार हीट एनर्जी मिल जाए उसके बाद दोनों पावर प्लांट सेम है। दूसरी चीज़, हीट एनर्जी के बाद दोनों पावर प्लांट सेम है, उसमें होता क्या है बात समझिएगा। हीट एनर्जी बस थर्मल में कोयला देता है, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर रिएक्शन देता है, जो न्यूक्लियर फिशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन से हीट एनर्जी मिल रही है न्यूक्लियर में, और थर्मल में मिल रही है कोयला जला के हीट कंबशन करके बॉयलर और फर्नेस में। अब आप इस बात को समझिए कि जब मैं बात करूंगा आपसे किसकी, जब मैं ये बात करूंगा आपसे कि हीट एनर्जी के बाद में तो पूरा पावर प्लांट सेम है, इसका मतलब थर्मल और न्यूक्लियर का हीट के बाद की तो कॉस्टिंग सब लगभग सेम आनी है। फिर थर्मल पावर प्लांट में कम से कम ये सेफ्टी तो नहीं रखनी कि कोयले की रेज गलती से ना निकल जाए, गलती से चीजें क्या कहते हैं, गलती से भी रिएक्शन वाली जगह पे फट ना जाए, मतलब जो वहां पर जो रिएक्टर होता है, क्योंकि उससे जो नुकसान होने वाला होगा वो सदियों तक रहने वाला नुकसान होता है न्यूक्लियर के अंदर। तो जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना खर्चा एक्स्ट्रा कर जाते हैं हम लोग, करना पड़ता है, इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज्यादा खर्चा करवा देता है। फिर दूसरी चीज बात क्या है कि जो न्यूक्लियर की भी डील होती है, देखिए ना, है ना, न्यूक्लियर भी अपने आप में बहुत महंगा आता है, तो इसीलिए जो कैपिटल कॉस्ट है, लागत, मतलब जब हम सेटअप कर रहे हैं, मैं देखो कैपिटल कॉस्ट का क्या मतलब है, सेटअप करने वाला, और रनिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो दूसरे नंबर पे है, रनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि चलाना, मतलब उसकी चलाने की कॉस्ट कैसी है, जब चीजें चल रही होती है स्मूथली तो चलाने की कॉस्ट किस तरीके से है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, देखो कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है, जैसे आपने मान लीजिए कार खरीदी, ठीक है, हो सकता है आपने मान लीजिए हाइड्रोजन से चलने वाली कार खरीदी, ठीक है, मतलब बन रही है, ऐसा कुछ है नहीं है कि ये कोई मैं इम्पॉसिबल बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में है वो बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार खरीदी, ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रोजन जिस स्पीड पर, मान लीजिए आपको, मतलब जो कार आपको खरीदनी थी वही कार पेट्रोल में 5 लाख की आ रही थी, बट हाइड्रोजन वाली 20 लाख की आ रही है, तो ये हो गई कैपिटल कॉस्ट, मतलब लागत, शुरुआती लागत। तो शुरुआती लागत में आपको पेट्रोल वाली कार 5 लाख की पड़ी,
सेम स्पीड की कार 20 लाख की पड़ी हाइड्रोजन फ्यूल वाली, ठीक है, ये हो गई लागत। पर हाइड्रोजन फ्यूल वाली जो कॉस्ट है वो आपका कोई पेट्रोल नहीं लेती, कोई ईंधन नहीं लेती, वो एटमॉस्फेयर से ही चीजें कन्वर्ट करके आपका जो है चलती है, मतलब एयर के थ्रू ही चलती है वो। इसका मतलब ये होती है रनिंग कॉस्ट। अब उस कार की रनिंग कॉस्ट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि वो तो हवा से चल रही है। बट पेट्रोल वाली कार तो आपकी लगातार रनिंग कॉस्ट लेगी, क्योंकि उसमें तो भैया पेट्रोल डलना है, तो वो होती है रनिंग कॉस्ट, किसी चीज को चलाते रहने के लिए कॉस्ट। और एक होती है शुरुआती लागत। तो शुरुआती लागत न्यूक्लियर की सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है हाइड्रो की सेकंड नंबर पे, क्योंकि हाइड्रो का क्या है कि हाइड्रो में वो मतलब डैम क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। डैम का कंस्ट्रक्शन सबसे पहला तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, फिर दूसरा डैम के साथ साथ उसमें हम लोगों को लगाना पड़ता है पूरा पेंट स्टॉक बनाना पड़ता है। फिर पेंट स्टॉक बनाने के बाद क्या कहते हैं, फिर रिवर के लिए हम लोगों को फिर अलग से रास्ता निकालना पड़ता है। और फिर ना बहुत ज़्यादा इनकम्पैरेटिवली थर्मल पावर प्लांट सस्ता पड़ जाता है। थर्मल पावर प्लांट इनकम्पैरेटिवली हाइड्रो के लागत में सस्ता पड़ जाता है। तो ये आपके तीनों पॉइंट यहाँ क्रिएट हो गए। रनिंग कॉस्ट की बात करें, रनिंग कॉस्ट के लिए मतलब जो लागत चलने वाली होती है। अब देखो पानी तो गिरना ही है हाइड्रो पावर प्लांट में, उसमें क्या पैसे लगना, कोई पैसे नहीं लगते, सबसे लोअर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर की। देखो थर्मल पावर प्लांट इस मामले में हाईएस्ट है रनिंग के मामले में। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ हाईएस्ट है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को तो कोयला चाहिए ही चाहिए। देखिए मालगाड़ी होती है, कितना कोयला आता है रोज, कितना कोयला जाता है फर्नेस में जलता है, तो वो जो कोयला है आना जाना और कोयले की कॉस्ट है, तो जो रनिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है थर्मल पावर प्लांट में। रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि जो बॉयलर है, कंडेंसर है, ये सब किस पे काम कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके काम करेंगे, ये कोई फ्री में काम नहीं कर रहे थे। मैंने तब भी आपको बताया था ये मतलब थर्मल पावर प्लांट को हम चलाने बैठे हैं, उससे पहले हमें बिजली चाहिए। किसको चलाने के लिए? एयर प्री हीटर को, सुपर प्री हीटर को, ये आपका इकोनोमाइजर को, कंडेंसर को, इनको काम करने के लिए पहले से बिजली चाहिए। तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है उनका, अब एक बात बताइए, जाहिर सी बात है जब रोज डेली कोयला चाहिए तो पैसा लगेगा, ठीक है। जब डेली आपको इकोनोमाइजर और सुपर प्रीहीटर और कंडेंसर इनके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो पैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी रनिंग कॉस्ट इस वजह से ज्यादा हो जाती है। बात करते हैं न्यूक्लियर की, इसके कंपैरेटिवली न्यूक्लियर की रनिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियर में फिर क्या होना है, एक बार यूरेनियम ले लिया तो ऐसा तो है नहीं रोज यूरेनियम लेके आ रहे हैं या रोज कॉस्ट रनिंग मतलब रोज यूरेनियम खरीद रहे हैं, नहीं। 1 किलो यूरेनियम मैंने आपको बताया था 45,000 टन के बराबर है। मतलब 45,000 टन कोयला जलाओगे, जो हीट वहां से पैदा होगी वो हीट 1 किलो सोचो यूरेनियम पैदा कर देगा। तो इसका रनिंग कॉस्ट उतनी हाई नहीं होती है। एक बार बस सेटअप बहुत धांसू और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव करना पड़ता है, इतना अंतर होता है, ठीक है। बात करते हैं फूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब जो ईंधन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ईंधन, अब जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में ईंधन या फिर फ्यूल क्या है, पानी का गिरना। पानी को गिरने के लिए कोई पैसा थोड़ी चाहिए भाई। थर्मल सबसे ज़्यादा रोज कोयला आ जा रहा है, मालगाड़ी से आ रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो भैया क्या, एक बार यूरेनियम आ गया 1 किलो यूरेनियम, जो भी है कंट्री जितना भी अपना यूरेनियम डील करती हैं एक बार आ गया तो आ गया। तो सबसे ज़्यादा इसमें, फिर उससे कम, और इसमें तो कुछ नहीं है, नील है। एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी तो पेपर में पूछी जाती है। रनिंग कॉस्ट और एफिशिएंसी ये सब पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, पेपर में सब पूछा जाता है। लाइफ ईयर का क्वेश्चन पेपर में आ गया था, किसी यूपीपीसीएल के पेपर में था। चलो खैर बात करते हैं। एफिशिएंसी भैया हाइड्रो की सबसे ज्यादा होती है, 90% ज्यादा होती है। बट फिर भी भारत में हाइड्रो पावर प्लांट ज्यादा नहीं है। जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है वो थर्मल की है। मैंने आपको पहले ही कहा भारत में हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है। भाई हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने के लिए आपको पानी से, पहाड़ से पानी गिराना पड़ेगा, और पहाड़ भारत में हर जगह नहीं है। अब आप खुद देखिए पहाड़ कहाँ रह गए हैं, नेपाल वाले बेल्ट में रह गए हैं,
नेपाल, सिक्किम, आसाम वाले बेल्ट में पहाड़ हैं, और अगर थोड़ा बहुत पहाड़ यहाँ पर आ जाते हैं उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल वगैरह में आ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से पावर प्लांट हैं हाइड्रो के। अब तो भाई एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि कहीं मतलब जहाँ पर पानी बहता ही नहीं है, जहाँ पर जैसे जैसे छोटी मोटी नदी है, उसमें क्या तुम डैम बनाओगे और क्या तुम हाइड्रो पावर प्लांट बनाओगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया में नहीं है डिपेंडेंसी, बट हाँ इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट वही है कि मजबूर हैं हम भी और मजबूर हो तुम भी। तो बात ये आ जाती है कि जब माना हमने कि एफिशिएंसी ज़्यादा है, बट क्या कर सकते हैं, हर जगह तो डैम नहीं बना सकते, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी है ना, है ना। तो थर्मल पावर प्लांट की 35 से 40% है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की 30 से 40% है। देखो यार कभी कभी बुक में इसको भी 30 से 40% दे देता है, तो ऑलमोस्ट सेम है इनकी एफिशिएंसी। यार सेम हो ही जाती है एफिशिएंसी ना इसकी। मैंने आपको बताया कि एक बस हीट के पैदा होने के बाद तक ये क्या है, ये हीट के पैदा होने के बाद तक ये क्या करता है, सेम ही है दोनों, थर्मल और न्यूक्लियर। फिर तो सारी चीज़ें वही, स्टीम टरबाइन कंडेंसर सारी चीज़ें वही हैं। लाइफ ईयर सवाल आ चुका है पेपर में लाइफ ईयर का कि कौन सा पावर प्लांट सबसे ज़्यादा टिकता है। अब हाइड्रो पावर प्लांट 50 साल से ज़्यादा तक टिक जाता है, थर्मल पावर प्लांट 25 से 30 साल, और 25 से 30 साल इनकी अपनी अच्छी खासी एज रहती है। अब दिमाग में एक सवाल आता है, तो क्या उसके बाद क्या ये टूट के गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या हो जाता है। देखो यार ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ ईयर्स है वो सुनो, पहले समझो चीज़ों को। थर्मल पावर, वो ये हाइड्रो पावर प्लांट 50 साल से ज़्यादा चल जाते हैं। पेपर में पूछा हुआ सवाल है ये, बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा पेपर का, मेरे को याद है आज भी एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन के लिए मेरे से पूछा था ये सवाल कि सर हाइड्रो पावर प्लांट की कितनी लाइफ एज रहती है, तो उसने ऑब्जेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पूछा था। खैर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये था कि लाइफ टाइम का मतलब, जो लाइफ ईयर्स है उसका मतलब ये है कि 50 साल के बाद रहेगा तो सही है प्लांट, ऐसा नहीं है, पर भैया वो कंटिन्यूस मेंटेनेंस चलती रहती है। तो वो ऐसा नहीं है कि 50 साल बना के छोड़ दिया ना, कंटिन्यूस मेंटेनेंस चलती रहती है, तो इसीलिए वो लाइफ उसकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब ऐसे तो 100 साल पुराने थर्मल पावर प्लांट है हमारे यहाँ भारत में, तो क्या वो ऐसा थोड़ी कि 25 से 30 ईयर बताया, तो भैया मेंटेनेंस चलती रहती है ना कंटिन्यूस, वो भी तो आप समझो। तो वो मेंटेनेंस की वजह से चीज़ें बैलेंस्ड आउट रहती हैं। बट हाँ लाइफ, अगर ये चीज़ मैंने किस बेसिस पे लिखी है कि यदि मेंटेनेंस नहीं भी थोड़ा सा हो रहा हो तब, है ना। पॉल्यूशन, यार हाइड्रो तो खास कोई पॉल्यूशन करता नहीं। देखो नील लिखना तो नहीं चाहिए था, बट स्टिल इन सब में से सबसे कम पॉल्यूशन हाइड्रो करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइड्रो पावर प्लांट में भी ये चीज़, दोबारा से मैं ये बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो पोल्यूशन है ना, हाइड्रो पावर प्लांट वैसे तो खास इनके कंपैरेटिवली पोल्यूशन नहीं करता, बट हाइड्रो पावर प्लांट का भी अपना पोल्यूशन किस तरीके से होता है समझना। मैंने आपको वैसे तो हाइड्रो पावर प्लांट के क्लास में भी बताया था, जो फिशेज होती हैं जब डैम बनाते हैं, तो जो मछलियां होती हैं पानी के अंदर, वो मछलियां पानी के अंदर जो होती हैं उनका एग लेइंग एक पैटर्न होता है, एग लेइंग पैटर्न, मतलब अंडे देने का एक पैटर्न होता है कि इतने टेम्परेचर, इतने बहाव पर उनके अंडे टिकेंगे, नहीं तो वो अंडे खराब हो जाएंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। तो होता क्या है, जब डैम बना देते हैं तो पानी एक जगह जमा होने लगता है। अब जमा पानी का प्रेशर और फ्लो करते हुए पानी के प्रेशर में अंतर होगा, तो वो क्या होता है, जो हालात, जो कंडीशनें बनती हैं, उससे क्या होता है, फिश के अपने अंडे खराब होने लगते हैं या टूटने लगते हैं। तो जैसे
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, 1000 में से मान लो 15-20 अंडे रह गए, तो 15-20 मछलियाँ ही तो पैदा होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि तो इससे फूड चेन अफेक्ट होती है, तो जो पूरी फूड चेन है वो अफेक्ट होने लग जाती है। फिर दूसरी चीज़ और भी परेशानियाँ होती हैं, ठीक है, पानी जमा कर लेते हैं तो आगे इरिगेशन में प्रॉब्लम वगैरह, मतलब खैर उतना नहीं है, बट ये इनके कंपैरिजन तो उतना नहीं है। बात करें न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर का सबसे ज़्यादा हाई पॉल्यूशन होता है और थर्मल का सबसे हाई होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए न्यूक्लियर, और जैसे इसको मैं सबसे ज़्यादा लिख देता हूँ और इसको मैं, देखो यहाँ सेफ्टी बरतनी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। यहाँ पर पोल्यूशन पर ज़्यादा होता है क्योंकि लगातार होता रहता है यहाँ का पोल्यूशन, और यहाँ का जो पोल्यूशन होता है ये है कि हम लोग सेफ्टी बरतते हैं तो नहीं होता फिर पोल्यूशन। हाँ, बट ये है कि ऑप्शन, देखो अभी क्वेश्चन वाइज पेपर में बताऊँ तो ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा इसके सबसे कम, बट अगर बात करेंगे किसकी, याद रखना, अगर बात करेंगे अगर ये गलती से भी फट जाए या ये खराब हो जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसका जो पोल्यूशन है वो तो मतलब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है इसका तो पोल्यूशन का इलाज ही नहीं है। सेफ्टी, हाइड्रो में तो सेफ्टी का कोई इशू ही नहीं है, वेरी सेफ, सबसे सेफ है। थर्मल भी सेफ है। न्यूक्लियर वाला पावर प्लांट कम सेफ होता है इनके कंपैरिजन में। न्यूक्लियर वाले पावर प्लांट में बाकायदा जहां रिएक्शंस होते हैं वहां पहली चीज तो हर कोई जा नहीं सकता, और दूसरी चीज जाने के लिए भी ड्रेस है, प्रॉपर ड्रेस होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जगह है यार, कोई भी रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो ये था हमारा तीनों का कंपैरिजन। अब जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ वो हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल हाइड्रो के और न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ मेरे फॉर्मूलेज मैंने बताने रह गए थे, और थोड़ा सा बेस लोड पावर प्लांट, पीक लोड पावर प्लांट, इनके बारे में मैंने बताना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। चलते हैं, चलिए मिटा दूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए मैंने कुछ हाइड्रो पावर प्लांट के फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिसमें आपको किस तरीके से सवाल पूछता है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मान लीजिए P से आप डिनोट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट किलोवाट में पैदा होने वाली है, ठीक है, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, सवाल पेपर में ये आता है। तो उसका जो फॉर्मूला है, देखिए डेरिवेशन पे नहीं जाना हमको फॉर्मूले के, तो जो उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट का वो होता है 0.735/75 एफिशिएंसी Q ओमेगा H। क्या चीज होती है बात करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी से निकल के आया है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, बाकी सेम चीज है ना सारी। देखिए एफिशिएंसी, ये प्लांट की एफिशिएंसी है, Q है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, पानी कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना ज्यादा पानी छोड़ा गया है ऊपर से, पानी जो पेंस्टॉक में जो पानी जाता है वो कितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में Q डिस्चार्ज, डेंसिटी है ओमेगा, वाटर की डेंसिटी कितनी है ओमेगा, और वाटर हेड मतलब पानी कितनी ऊंचाई से फेंका गया है। अब आप एक चीज समझिए, डिस्चार्ज ऑफ वाटर निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है कैपेसिटी, मतलब अगर आपको डिस्चार्ज निकालना है, Q निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ये भी होता है कैपेसिटी ऑफ डैम मीटर क्यूब अपॉन टाइम इन सेकेंड। अब आप बात समझिए मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। वो आपको बोलेगा कि हाइड्रो पावर प्लांट में अगर आपको जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ानी है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन आपने बढ़ानी है वो किस पे डिपेंड करती है, ऐसे पूछ लेगा। तो किस किस पर डिपेंड करती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H हेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, एक एक बात समझिए, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। पहली चीज तो इन चार फैक्टर पर डिपेंड कर दिया, तो हो सकता है ये चारों ऑप्शन में दे दे, पांचवा ऑप्शन दे दे, ऑल ऑफ द अबव, 5 ऑप्शन भी आते हैं पेपर में, ये बात कोई नई नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एफिशिएंसी Q ओमेगा H
ठीक है, या 3 ऑप्शन दे दे, जो भी ये कुल मिला के इन पर डिपेंड करता है। सवाल समझिए आप, मेन मुद्दा समझिए, ठीक है बात का। तो आपसे पूछ सकता है कि यदि, इस तरीके से पूछ सकता है, यदि हम वाटर का हेड बढ़ा रहे हैं, मतलब हेड क्या था, मैंने आपको पहले ही बोला था, टरबाइन, मान लीजिए ये टरबाइन है, गोल चक्का जो घूम रहा है और यहां से ऊपर से पानी फेंका गया है, तो इनका जो डिफरेंस है हाइट का, ये जो हाइट का डिफरेंस है, मतलब पानी जहां से गिर रहा है, पेन स्टॉक की स्टार्टिंग और आपका टरबाइन जहां पे पानी नीचे गिर रहा है, उसकी जो हाइट में डिफरेंस है वो होता है वाटर हेड। तो जो वाटर का जो हेड है, अगर वो हम और बढ़ाते चले जाएं तो वो पावर बढ़ जाएगी। वाटर का जो हेड है वो बढ़ाते चले जाए तो पावर बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते चलोगे पानी को डालने की, मतलब गिराने की, फेंकने की, हेड की, तो पावर आउटपुट बढ़ेगा। आप अगर वाटर का डिस्चार्ज बढ़ा दोगे, पानी बहुत ज्यादा डालोगे, तो पावर आउटपुट बढ़ जाएगा। प्लांट की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो पावर आउटपुट बढ़ जाएगा। ओमेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात अगर करें, वो अच्छी होगी, मतलब वाटर की जो पूरी कुल मिला के घनत्व है पानी का, वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा तो ज्यादा पावर पैदा होगी। तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, और ये क्यू का एक फॉर्मूला है, कैपेसिटी ऑफ डैम अपॉन टाइम इन सेकेंड। अब बात आती है जेई लेवल पे, वो इतना न्यूमेरिकल इसमें डिटेल में जाके नहीं पूछता, और अगर न्यूमेरिकल पूछ भी नहीं पूछता वैसे तो एई में जाके पूछता है, अगर वो भी कभी कभी, ठीक है, एई के लिए भी कभी कभी पूछता है, बट अगर फिर भी पूछ लेगा तो इस फॉर्मूले में ही सिंपल आपने डाल देनी है चीजें, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब मैं इससे आगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का अभी कुछ एक फॉर्मूला न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मेरे को बताना है, फिर मैं बताऊंगा बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट क्या होते हैं। वैसे तो मैंने इसका डिस्कशन पहले भी किया था, बट उसके अब मैं कंपाइल करके फाइनली कंक्लूड कर दूंगा कि किस तरीके से पेपर में सवाल आते हैं बेस लोड पावर प्लांट के और पीक लोड पावर प्लांट के। क्लियर है इतना पॉइंट। अभी आप ये चीज उतार लीजिए कि फॉर्मूला किस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है आप उतार लीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये एक फैक्टर होता है के रिप्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी हम इसे बोल देते हैं। ये जो के है ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज्ड इन प्रेजेंट साइकिल अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन प्रीवियस साइकिल। कितने न्यूट्रॉन की संख्या इस समय जो प्रेजेंट साइकिल चल रही होगी उसमें निकले हैं, कितने न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं प्रीवियस साइकिल में। तो देखो यार स्टूडेंट, मैं एक बात आपको बोलूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं, उसके अंदर रॉड डलती थी, कंट्रोल रॉड जो होती थी, ये कंट्रोल रॉड होती थी, जो कि यहां पर मॉडरेटर होता था, ये फ्यूल होता था, इस तरीके से फ्यूल होते थे, फ्यूल रॉड होती थी। फ्यूल रॉड मतलब वही यूरेनियम, और फ्यूल रॉड के ऊपर यहां पे मॉडरेटर रहता था, यहां मॉडरेटर रहता था। कंट्रोल रॉड हम ऊपर लेते थे, निकाल लेते थे बाहर रिएक्टर से, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता था। समझना बात क्या कह रहा हूं वो समझना। मान लीजिए अभी कंट्रोल रॉड नीचे अंदर है, इसका मतलब न्यूट्रॉन अभी एब्जॉर्ब कर रही होगी कंट्रोल रॉड, न्यूट्रॉन कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब कर रही होगी। मान लो ये साइकिल नंबर 1 है, मान लो ये फर्स्ट साइकिल है, तो अभी जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या नहीं हो रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। किसमें? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे उतने रिएक्शन में, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं।
कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब कर रही है। कैसे एब्जॉर्ब कर रही है? क्योंकि वो अंदर रिएक्टर के अंदर ही है। जब वो अंदर होगी तो वहां के न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगी और न्यूट्रॉन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए ये प्रेजेंट साइकिल है, तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए इस समय 10 न्यूट्रॉन आपके रह गए हैं जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। मतलब इस प्रेजेंट साइकिल में 10 न्यूट्रॉन आपको मान लीजिए कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, 10 न्यूट्रॉन खाली। अब जब कंट्रोल रॉड आप बाहर निकाल लोगे तो क्या होगा? अब कंट्रोल रॉड अंदर तो नहीं है, बाहर निकाल लिया आपने, इसका मतलब अब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो इसको बोल देंगे हम सेकंड साइकिल। मतलब इस साइकिल में अब जब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन अब बहुत सारे रिएक्शन में पार्ट लेंगे यहां पे फ्यूल रॉड के साथ में। मान लीजिए 20 न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा हुई ना संख्या। तो ये अगर प्रेजेंट थी, उसके अब देखना, ये साइकिल अगर प्रेजेंट मानोगे तो इसके लिए ये पास्ट हो जाएगी, प्रीवियस हो जाएगी, बस उसी के कंपैरिजन में बात करी गई है। तो बात यह है कि अगर K1 है, मतलब पहले और साइकिल में और दूसरी साइकिल में दोनों में K अगर 1 है, इसका मतलब दोनों में सेम न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे में पावर आउटपुट सेम रहेगी। K ग्रेटर देन 1 है। K ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ऊपर वाले न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे और नीचे वाले कम होंगे। भाई मान लो यहाँ 20 आ गया और यहाँ 10 आ गया, तो ये 2 हो जाएगा K, और जैसे ही ये 2 हो जाएगा इंक्रीज पावर आउटपुट बढ़ जाएगा और बढ़ेगा भी। अगर मान लो आप इसको प्रेजेंट मान के चल रहे हो और इसको प्रीवियस मान के चल रहे हो, तो क्या होगा? प्रीवियस 10 है, प्रेजेंट 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मान लीजिए आपने फिर से रॉड अंदर कर दी रिएक्टर के, तो तीसरी साइकिल में जाहिर सी बात है जब रॉड अंदर गई तो फिर से न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, 10 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, फिर वही वाली बात आ सकती है। अब मान लीजिए ये प्रेजेंट साइकिल लोगे अगर आप, तो ये इसके लिए प्रीवियस हो जाएगी, पुरानी साइकिल हो जाएगी। तो क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? अगर तुम इसे प्रेजेंट ले रहे हो तीसरी साइकिल को, तो ये 10 न्यूट्रॉन निकले और इसमें 20, तो K की वैल्यू कम आएगी। K की वैल्यू कम आएगी मतलब पावर आउटपुट कम आएगा आपके रिएक्टर। जाहिर सी बात है जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा पावर आउटपुट बढ़ेगा, मतलब पैदा होने वाली बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि K के लिए वो न्यूमेरिकल नहीं, मतलब इस तरीके से MCQ अगर वो पूछ सकता है तो वो इस तरीके से पूछ लेता है कि K यदि या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है, इसका क्या मतलब है? पावर आउटपुट बढ़ रही है, पावर आउटपुट घट रही है, पावर आउटपुट समान है या क्या? तो पावर आउटपुट समान है, कांस्टेंट। फॉर द K इक्वल टू 1 पावर आउटपुट इज अ कांस्टेंट, पावर आउटपुट नहीं बढ़ रही। क्लियर है इतना पॉइंट? ये बात समझ जाइए आप जितना जल्दी आप ये चीज, होपफुली ये क्लियर होगा, क्योंकि यहां पर बस साइकिल का आप ये चीज समझिए कि ये जो साइकिल है ना, ये बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट और वो है क्या है? प्रीवियस। ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद की अगर फिर उसके देर बाद की साइकिल, तो वो जो जाहिर सी बात है कि फिर मान लीजिए 10 मिनट बाद जो साइकिल है वो अगर प्रेजेंट मानोगे तो उससे पहले वाली प्रीवियस हो जाएगी, फिर उसके 10 मिनट बाद वाली अगर प्रेजेंट मानोगे तो उससे पहले की प्रीवियस हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग चलेंगे गैस टरबाइन और वाटर टरबाइन, वाटर पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, वाटर टरबाइन पावर प्लांट, और हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे फिर सोलर पावर प्लांट। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, बात करते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट की। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, बस कुछ बातें ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें बस आपको ध्यान से देखना है
गैस टरबाइन पावर प्लांट पहली चीज तो एक तरीके का कंबशन इंजन है, मतलब एक इस तरीके का एक इंजन है जिसमें कंबशन होता है। मतलब कंबशन मतलब होता है मतलब रिएक्शन के थ्रू जो है हीट प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन के थ्रू कंबशन होता है। एक ऐसा कंबशन इंजन है जहां पर रिएक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये एक तरीके का कंबशन इंजन है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जो कि लिक्विड फ्यूल या नेचुरल गैस को, किसी भी ईंधन जो लिक्विड ईंधन है या नेचुरल गैस है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये इंजन, और फिर जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से फोटो में अल्टरनेटर लगा हुआ है। अगर आप देखें तो मैं अपनी स्क्रीन पे देख लेता हूं, देखिए किस तरीके से गैस टरबाइन के जो साइड में अल्टरनेटर लगा हुआ है और फिर जो है आगे पास ऑन हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कुल मिला के कहने का अभी इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, देखो जो बस बातें हैं, जो छोटी मोटी बातें हैं वो आपने याद रखनी है। कंबशन इंजन होता है जो लिक्विड फ्यूल को, नेचुरल गैस, लिक्विड फ्यूल या मतलब लिक्विड ईंधन या फिर नेचुरल गैस, देखिए कार्बन के फ्यूल होते हैं ये, ठीक है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा वो मतलब ये है कि मतलब कौन सा फ्यूल है होता है, तो कार्बन के फ्यूल होते हैं, या फिर नेचुरल गैस को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो कन्वर्जन किया जाता है ये कुछ इस इंपॉर्टेंट पार्ट्स की वजह से कन्वर्जन होता है। तो पेपर में एक बार ये सवाल आ गया था कि कौन से पार्ट्स होते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट में, तो कंप्रेसर होता है, गैस टरबाइन होता है, कंबशन चैम्बर होता है, रीजनरेटर होता है। नेचुरल गैस कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, ये इन पार्ट्स की वजह से होता है। फिर मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जनरेटर तो वैसे भी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, ये सबको पता है। एफिशिएंसी इसकी 22 से 25% है। इंजन की एफिशिएंसी देखिए वो होती है ओवरऑल अपॉन अल्टरनेटर की एफिशिएंसी, और थर्मल की एफिशिएंसी होती है इंजन की एफिशिएंसी अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट बस नाम है, इसकी कोई खास वर्किंग पूरी समझने की करने की जरूरत नहीं है। अगला हम कर लेते हैं विंड पावर प्लांट, ठीक है, विंड एनर्जी पावर प्लांट। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे सोलर पावर प्लांट और फिर हम इस लेक्चर को एंड ऑन करेंगे। क्लियर है? पूरी फुल वर्किंग जानने की खास ज्यादा जरूरत नहीं है, इस बात को सीरियसली लीजिए। ओके, देखिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं बेस पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट को मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। देखिए एक बात और, ये जितने भी अभी पावर प्लांट के बारे में हम चीज़ें कर रहे थे, जैसे विंड पर कर रहे हैं, ये सोलर पावर प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस सब के जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए हो तो मैं ऐप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। जो लोग कोर्सेज में है एनरोल्ड हैं और वो लोग ना ऐप पर से इसके नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, विंड पावर प्लांट की अगर हम बात करें, विंड पावर प्लांट की बात करें तो पावर आउटपुट जो होती है विंड की, जाहिर सी बात है कि विंड पावर प्लांट में एक इश्यू तो सबसे बड़ा है। एक इश्यू सबसे बड़ा ये है कि विंड पावर प्लांट पहली चीज तो हर जगह नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हर जगह विंड नहीं चल रही है। अब मोस्टली समुद्र किनारे पे विंड ज़्यादा चलती है तो वहाँ पर विंड एनर्जी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से विंड एनर्जी पावर प्लांट हर जगह नहीं बनता। फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं कि हर जगह पे विंड उतनी तेज चलेगी कि नहीं चलेगी कि पावर प्लांट बन सके, तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बट स्टिल अगर हम बात करें विंड पावर प्लांट की तो उसकी जो पावर जनरेट होती है, पी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड आउटपुट जो भी है, वो 0.5 रो ए वी क्यूब होता है और ये वॉट में निकलता है, जिसमें रो क्या होता है, एयर डेंसिटी जो कि 1201 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। वी विंड की स्पीड, वेलोसिटी, देखो पेपर में सवाल आता है कि अगर वेलोसिटी विंड बढ़ेगी तो क्या होगा, पावर आउटपुट बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगी विंड की तो पावर आउटपुट बढ़ेगा। वेलोसिटी माने वेग, जो हवा का जो वेग है वो बढ़ेगा तो पावर आउटपुट बढ़ेगा। एरिया, देखो मैं अगर हिंदी में चीजें लिख नहीं रहा हूं तो बोल तो रहा हूं, आप सुन भी तो रहे हो। वेलोसिटी माने वेग हो गया, हवा की वेग हो गई।
ए अगर हम बात करें स्वेप्ट एरिया बाय ब्लेड, मतलब जो टरबाइन होंगे, इस तरीके से टरबाइन जो होते हैं, जो पवन चक्की में इस तरीके से टरबाइन लगे रहते ना बहुत बड़े बड़े, तो कितना एरिया ब्लेड पर पड़ रहा है हवा का, हवा ब्लेड पर कितनी पड़ रही है, वो एरिया है यहां पर। तो उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक सेकंड में ही बदल लूं पेन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया भी होता है, वेलोसिटी भी होता है और घनत्व भी होता है, एयर घनत्व भी होता है। तो ये कुछ बातें विंड एनर्जी पावर प्लांट में पूछी जाती हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी की, देखो कई कई जगहों पे, कई कई वेबसाइट्स पे अलग अलग एफिशिएंसी दी रहती है। तो 30 से इसकी 40-45% तक एफिशिएंसी दी रखी रहती है ना, मतलब थर्मल से ठीक एफिशिएंसी तक होती है इसकी कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे। तो बात करते हैं सोलर पावर प्लांट की। इससे ज़्यादा खास डिटेल में नहीं करना है, देखो मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है चीज़ों को, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में पूछता भी नहीं है तो वो करना भी नहीं है। हाँ बट ये है कि ये कभी कभी फॉर्मूले और इन पर डिपेंडेंसी पूछ ली गई थी। आप देखना, मैं जब अभी MCQ कराऊंगा तो जो MCQ वाला लेक्चर होगा वो इन सब पे डिपेंड करके होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सोलर पावर प्लांट की बात करें, सोलर पावर प्लांट को खुद बहुत सारी जगह चाहिए होती है सोलर पैनल लगाने के लिए। वो जो सोलर पैनल होते हैं, वो सोलर पैनल भी क्या करते हैं, वो सोलर पैनल के अंदर फोटोवोल्टिक सेल होता है, जिसे फोटोवोल्टिक सेल PV सेल कहते हैं। सिलिकॉन से बने हुए सेल्स होते हैं ये PV सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल। वैसे तो फोटोवोल्टिक का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा करते हैं डिटेल में, हल्का सा डिटेल में रहता है, जो कि क्या करता है, सोलर सेल जब ऊपर से सन रेज पड़ती हैं तो वो जो पैनल में फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी जब पड़ती है PV सेल पे तो PV सेल कन्वर्ट कर देता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये PV सेल बना हुआ होता है सिलिकॉन का, जो कि DC प्रोड्यूस करता है, इस बात को जान लीजिएगा। फिर इसको DC प्रोड्यूस, देखो उसमें तामझाम कितना है। पहले तो बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, क्योंकि जब पैनल लगेंगे, जब आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पैदा करना है तो उतनी सारी ज़मीन पे जब पैनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2-4 पैनल लगाने से वो 1-8 किलोवाट ही पैदा करेगा, वो आपके केवल घर के लिए यूज़ होता है। बट आपको जब बहुत ज़्यादा लार्ज मेगावाट किलोवाट में पैदा करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए, वहाँ पर पैनल लगे होंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो जब ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो कई कई जगहों पे पड़ता भी है सोलर पैनल, कि बहुत सारे लगे हुए होते हैं खेतों में। जो बंजर ज़मीन होती है उसको आजकल हम लोग यही चाह रहे हैं कि उस बंजर ज़मीन पे पैनल ही लगा दे ताकि आम के आम घुट्टियों के दाम भी हो जाए। तो उसमें क्या है कि पैनल लगाने के बाद फिर हमें बैटरी भी चाहिए होती है, क्योंकि भाई जो DC आ रही है वो स्टोर करना हो तो स्टोर भी कर ले, और डायरेक्ट भेजनी हो तो डायरेक्ट ग्रिड में भी भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो बात होती है, ये जो बात होती है, ये सिलिकॉन के बनते, पहली चीज तो PV सेल, और ये DC पैदा करते हैं तो बैटरी भी चाहिए हो जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टोर करके रखना है तो। एफिशिएंसी ज़्यादा खास नहीं होती, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, क्योंकि देखिए दिन भर में तो पूरे दिन भर में धूप उतनी तेज नहीं रहती है, या सर्दियों के मौसम में तो धूप नहीं आ रही। ये जो है सब, ये मैं आपको पहले ही बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, मैं इससे ज़्यादा मतलब अभी बात करके फिर से वही सेम टॉपिक रिपीट नहीं कर रहा। ये नॉन कन्वेंशनल अपरंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, पॉल्यूशन नहीं करने वाली। तो इनमें प्रॉब्लम ये है कि आप इन पर निर्भर भी नहीं हो सकते, नॉट रिलायबल है, निर्भरता नहीं रह सकती। आप सोचे कि ये इनके बदौलत अगर आपके घरों की बिजली जल जाए, इंडस्ट्री को बिजली मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पता चला जिस दिन हवा नहीं चली तो क्या होगा, किसी दिन सोलर मतलब सूरज की रोशनी उतनी नहीं बन पा रही है, फिर क्या होगा। ये भी एक बात है। मान लीजिए मौसम सही नहीं चल रहा, 2-4 दिन 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बारिश हो रही है, नहीं हो रहा आ रहा मौसम, तो वो चीज़ है। तो इनकी जो एफिशिएंसी है 15 से 20% ही, ये खास एफिशिएंसी नहीं होती है। तो ये तो वो था मेरी तरफ से, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट सारे मेरे तरफ से हो गए। अब जो अगले लेक्चर में मैं करूंगा वो करूंगा आपका पीक लोड पावर प्लांट और बेस लोड पावर प्लांट बताऊंगा, और फिर बताऊंगा आपको मैं फिर बताऊंगा आपको कि क्या होता है MHD जनरेटर। MHD जनरेटर क्या होता है,
एक आध पेपर में एक आध जस्ट कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं, तो वो टॉपिक भी मैंने करवाना है। फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में प्लीज एमएचडी जनरेटर का डालिएगा। अगर आप क्लास लिए हैं, पूरी प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, तो एमएचडी जनरेटर का आपका अगले के लिए होमवर्क ही यही है कि एमएचडी का फुल फॉर्म आप कमेंट में डालेंगे। ओके, ठीक है। अगर आपके कमेंट में एमएचडी का फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, मैं मान के चलूंगा कि आप लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, एंजॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो मैं चलता हूं। नोट्स आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप लगा लोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। वर्कबुक आप ले लीजिए, उसमें जनरेशन वाले पॉइंट में हो सकता है कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द लेक्चर, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब आप करिए लेक्चर को, वो मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू।